हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है क्लास 9th के हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन का आ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। देखो पिछले लेक्चर्स में हमने 14 जुलाई 1789 का इवेंट देखा, हमने लुईस 16 के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन ली, उनकी एम्पटी ट्रेजरी के पीछे के रीजंस भी देखे, हमने ये भी देखा कौन कौन से ई स्टेट्स थे, उनको क्या क्या टैक्स देना पड़ता था, किस चीज को नहीं देना पड़ता था, हमने सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी समझी। अब यहाँ पे क्या हो रहा था बेसिकली कि जो फ्रेंच सोसाइटी का तीसरा स्टेट था जिसको टैक्स वगैरह सब कुछ देना पड़ता था, उनमें से जो कुछ लोग थे वो धीमे धीमे ग्रो हो रहे थे। ग्रो होने का मतलब कि उनके पास अब थोड़े थोड़े पैसे भी आने लग गए थे और वो लोग अपनी एजुकेशन वगैरह ले पा रहे थे। तो इससे क्या चेंज आया वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। तो बेसिकली देखो, some groups of third estate had become prosperous and had access to education and new ideas। अब देखो थर्ड estate के कुछ ग्रुप्स कैसे हो गए थे, अब उनके पास थोड़े पैसे वैसे आ गए थे और पैसे ऐसे आने की वजह से अब वो एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते थे। और जब भी हम एजुकेशन लेते हैं तो हमारे पास आती है नॉलेज, और जब हमारे पास नॉलेज आती है तो हमारे पास नए नए आइडियाज आते हैं जिससे हम ढेर सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आ न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज्ड middle class earned wealth from trade and manufacturing, example woolen and silk textiles। अब इसी वजह से एक नया सोशल ग्रुप आया। अभी तक तो थर्ड स्टेट में वो लोग थे जो लोअर सोसाइटी के थे, जो ज़्यादा अर्न नहीं कर पाते थे, लेकिन उन्हीं में से एक नया ग्रुप आया जिसको लोग बोलने लग गए मिडिल क्लास। अभी मिडिल क्लास क्या थे, जिनके पास थोड़े बोड़े पैसे थे, हाँ बहुत ज़्यादा नहीं थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट की तरह, लेकिन इतने थे कि वो अपनी एजुकेशन वगैरह अच्छे से अफोर्ड कर सके। अब इन्होंने जो अपनी वेल्थ क्रिएट की, जो अपने पैसे इनके पास आए वो कैसे आए, ठीक है, तो ये इनको मिले ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग से। अब ट्रेड मतलब ये अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग सामान, जैसे सिल्क हो गया, वुलन हो गया, उसका ट्रेड करते थे और ये वुलन और सिल्क की मैन्युफैक्चरिंग भी करते थे, उनको बनाते थे और जो अमीर लोग होते थे वो इन लोगों से उस सिल्क और वुलन को खरीदते थे, तो वहां से इनका सोर्स ऑफ इनकम होता था। अब देखो द ग्रुप्स ऑफ थर्ड ई स्टेट सच एज लॉयर, मैन्युफैक्चरर एक्सेट्रा believed that no group should be privileged by birth। अब देखो जब ये लोग थोड़े प्रॉस्पेरस हो गए, इनकी वेल्थ बढ़ गई, इन्होंने एजुकेशन ली, तो इनको लगने लग गया कि भाई किसी को भी प्रिविलेजेस जो मिल रही थी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को वो नहीं मिलने चाहिए बाय बर्थ से। जो भी चीज़ें मिलनी चाहिए वो आपको आपके वर्क में मिलनी चाहिए। हाँ, अगर आगे जाके आप ऐसी कोई पोजीशन होल्ड कर रहे हो जिसकी वजह से आपको वो स्पेशल फैसिलिटी मिलनी चाहिए तो ठीक है, लेकिन आप बस बर्थ से बस आपको पैदा होना है फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में और आपको ये फैसिलिटीज मिले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इन लोगों को समझ आने लग गया था और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल फिलोसफर्स का भी था। अब फिलोसफर्स का क्या रोल था तो वही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। फिलोसफर्स, पर्सन विथ यूनिक एंड न्यू आइडियाज ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब देखो फिलोसफर्स होते क्या है, फिलोसफर्स वो लोग होते हैं जिनके पास एकदम नए नए अलग अलग टाइप के आइडियाज रहते हैं, ठीक है, और जो चीज़ों को एक अलग पॉजिटिव वे में और एक अलग नज़रिए से देखते हैं। तो देखो एक इनका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था लोगों की थिंकिंग चेंज करने के लिए, और अगर ये थिंकिंग चेंज ना होती तो शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू ना हुआ होता। जब लोगों को ये लगना शुरू हुआ कि हाँ ये सब फैसिलिटीज बाय बर्थ नहीं मिलनी चाहिए, तभी लोगों ने आवाज़ उठाई। तो इसमें फिलोसफर्स का क्या रोल था, तो यहाँ पे हम कुछ फिलोसफर्स की बुक से देखेंगे कि लोगों को उसमें से क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली। तो सबसे पहले थे जॉन लॉक के। ठीक है, अब देखो जॉन लॉक एक फिलोसफर थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब इस बुक में इन्होंने ये बताया था sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of monarch। इन्होंने ये बताया था कि एक पर्टिकुलर पर्सन को हमें पूरी एक ढेर सारी पावर जो हमने पूरी प्रोवाइड कर रखी है वो हमें नहीं देनी चाहिए।
दैट मीन्स कि मतलब एक इंसान को अगर हम सारी पावर दे देंगे तो हो सकता है कि वो अच्छे से उसको कंट्रोल भी ना कर पाए, और इस पावर को आने की वजह से उसके अंदर घमंड भी आ जाए, वो अपने आप को समझने लगे कि भाई मैं ही भगवान हूँ। इसलिए हमें सिर्फ एक सिंगल पर्सन को सारी पावर्स नहीं देनी चाहिए, हमें उस पावर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग लोगों को देना चाहिए। ये मानना था जॉन लॉकी का, जो उन्होंने अपनी बुक में बताया था, टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद आए फिर जीन जैक्स रोस्यू, ठीक है। अब इन्होंने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक मतलब ऐसे गवर्नमेंट जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको कौन चुने, लोग चुने, जनता चुने, ठीक है। और सबको एक वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, जिससे जो गवर्नमेंट हो वो लोगों के द्वारा चुनी जाए और इस तरह लोगों के लिए भी अच्छा होगा। तो ये जीन जैक्स रोस्यू का कहना था। फिर इसके बाद एक और फिलोसफर थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। अब मॉन्टेस्क्यू का क्या कहना था, इन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में बताया था डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अब देखो, जो जॉन लॉकी का कहना था वही इनका भी कहना था, मेन पर्पस इनका भी वही था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था। इन्होंने ये भी बताया कि जो पावर का डिवीजन तो होना ही चाहिए, एक लोग को सारी पावर नहीं रहनी चाहिए कि हाँ जैसे पहले हुआ करता था फ्रेंच में कि राजा ही सब कुछ है, राजा ही नियम बनाएगा, राजा ही देखेगा नियम का पालन हो रहा है कि नहीं, और अगर कोई नियम तोड़ रहा है तो राजा ही उसको सजा देगा। मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सबका रोल कौन निभा रहा है, राजा निभा रहा है। लेकिन मॉन्टेस्क्यू ने बोला कि पावर को हमने अलग अलग बांटना चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा भी पाएंगे और चीज़ों को अच्छे से देख भी पाएंगे। अब देखो, ये जो आइडियाज थे, दीज आइडियाज स्प्रेड इन सैलून्स, कॉफी हाउसेस, थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर, ठीक है। अब ये आइडियाज देखो, सैलून्स में जैसे लोग जाते थे अलग अलग जगह से, ठीक है, कॉफी हाउसेस में जाते थे, तो वहां पे जब ये बातें होती थी कि हाँ इस फिलोसफर का ये कहना है, इस फिलोसफर का ये कहना है, ठीक है, अलग अलग बुक्स, न्यूज़पेपर में भी ये आर्टिकल्स पब्लिश होने लग गए, तो ये बातें धीमे धीमे लोगों में फैलने लगी। और आपको पता है अगर एक बात फैलने लगती है तो लोगों में तो फैलते ही बहुत तेज ही है। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी बातें अगर एक बार फैल गई तो वो फैलती ही जाती है, फिर रुकती नहीं है। तो इस तरह वहां पे भी हो रहा था कि फिलोसफर्स की बातें अब लोगों तक पहुंचने लगी थी और बहुत तेजी से फैल रही थी। और इसके अलावा फॉर पीपल हु कुड नॉट रीड एंड राइट दीज आइडियाज रीड अलाउड इन ग्रुप। अब कुछ लोग ऐसे थे जो पढ़ नहीं सकते थे या लिख नहीं सकते थे, ठीक है, मतलब उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं होगी या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उसके लिए लोग क्या करते थे कि ग्रुप्स में इकट्ठा होके ये जो आर्टिकल्स रहते थे, ये जो फिलोसफर्स के आइडियाज रहते थे, उनको एकदम तेज पढ़ते थे जिससे वो लोग सुन सके और समझ सके। तो देखो, अब फिलोसफर्स की वजह से लोगों ने एक नए नजरिए से सोचना शुरू कर दिया था और लोगों ने सोचा कि हाँ यार हमें ये चीज़ मिल सकती है, हमें ये राइट मिल सकता है। तो यहाँ से फिर थिंकिंग चेंज होने लग गई थी और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे फिर यहीं से फ्रेंच रेवोल्यूशन का आउटब्रेक शुरू हो गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और नीचे टॉपिक है, अकाउंट्स ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस इन द ओल्ड रिगाइम। अब ओल्ड रिगाइम मैंने आपको बताया है जो 1789 के पहले वाला टाइम था, हम उसको बोलते थे। अब उसमें यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में एक ब्लॉग दिया है इस द ग्रोइंग मिडिल क्लास वाले टॉपिक के नीचे, उसमें दो लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को बताया है उस टाइम के दौरान कि कैसे वो वहाँ पे रहा करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें है जॉर्ज डेंटन, ठीक है। जॉर्ज डेंटन ने अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखा था 1793 में। अब इस लेटर में उन्होंने ये बताया कि उनकी स्टडीज वगैरह सब अच्छे से कंप्लीट हो गई, लेकिन इसके बाद भी उनका जो टैलेंट है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। यूटिलाइज करने का मतलब है कि अब उनके पास कोई प्रिविलेजेस तो है नहीं, तो वो अपना ऑफिस भी नहीं खोल सकते, वो एक अच्छी जगह जैसे आर्मी में जाना चाहे तो उसमें भी नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि ना उनके पास कोई पेट्रोन ना कोई प्रिविलेजेस है, मतलब पहले से कोई फैसिलिटी नहीं है, वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के नहीं है। तो उन्होंने स्टडी तो कंप्लीट कर ली लेकिन वो अपना टैलेंट यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और आगे आगे जॉर्ज डेंटन एक पॉलिटिकल पार्टी में भी जाते हैं। तो इन्होंने एक अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसे वहाँ लोगों को स्टडी अपनी कंप्लीट करने के बाद भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था अगर वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। उसके बाद यहाँ पे आर्थर यंग ने भी बताया। आर्थर यंग बेसिकली क्या थे कि ये वहाँ से
ट्रैवल कर रहे थे फ्रेंच से, और जब फ्रांस में ये गए, वहाँ से ये ट्रैवल किए, तो इन्होंने कुछ चीज़ें देखी जो इन्होंने क्या कहते हैं अपनी बुक में मेंशन किया बेसिकली, या कमेंट किया, ठीक है। तो आर्थर यंग ऑल्सो कमेंटेड दैट द किंग हु ट्रीट्स पीपल वेरी बैडली शुड नॉट कंप्लेन व्हेन देयर हैपन समथिंग अनएक्सपेक्टेड मिसरेबल विथ हिज फैमिली। तो आर्थर यंग ने ये बताया कि ये जो किंग है, ये राजा है, जो अपनी जनता को, अपनी प्रजा को, ये जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, ये उनके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो जो अपनी जनता प्रजा को नौकरों की तरह ट्रीट करता है, एकदम बुरा ट्रीट करता है, उनका ध्यान नहीं रखता है, उनको कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, बस अपने बारे में सोचता है। तो ये भी ध्यान रखे कि अगर इसकी फैमिली को कुछ हो रहा है, अगर इसके बच्चों को किडनैप कर लिया जा रहा है, इसके बेटे की जवान काट दी जा रही है, तो इसको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा इसके साथ हो सकता है। अब बेसिकली आर्थर यंग यहाँ पे ये बताना चाह रहे थे कि जो लोगों के साथ इतनी सारी चीजें हो रही है, ठीक है, उसको लोग ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, ज्यादा दिन तक सहेगे नहीं, और वो जल्द ही कुछ ना कुछ करेंगे। और इससे अगर किंग की फैमिली को कुछ हो जाता है तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। बेसिकली यहाँ आर्थर यंग किंग को एक अलर्ट टाइप में करना चाहते थे कि भाई जो भी तुम कर रहे हो ना, ये बहुत गलत है, इसको सही कर दो, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। तो देखो आज के लेक्चर में हमने देखा अ ग्रोइंग मिडिल क्लासेस, कैसे मिडिल क्लास डेवलप हुई, कैसे वहाँ के कुछ लोग एजुकेटेड हुए, उन्होंने नई थिंकिंग लेना स्टार्ट की, उन्होंने बोला कि प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए। हमने फिलोसफर्स के रोल देखे कि क्या क्या अलग अलग फिलोसफर्स के रोल थे। हमने ये भी देखा कि कुछ लोगों के एक्सपीरियंस की, जो ओल्ड रिगाइम के थे, उनके कैसे एक्सपीरियंस थे वहाँ रहने के। अब देखो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन का आउटब्रेक किस लिए कैसे स्टार्ट हुआ, उसका क्या इफेक्ट बढ़ा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो एकदम अच्छे से, ये सारे टॉपिक एकदम अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अभी तक मैं कोशिश कर रहा हूँ इन सबको एक स्टोरी रिलेट करके समझाऊं। तो अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।